बिहार का मैं आपको बताऊं, मैं बिहार इलेक्शन में था, मैं हैरान हूं, मैं शॉक्ड हूं। मैं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद 2 दिन में सो नहीं सका। पूरा इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वोट चोरी का काम पूरे देश में हो रहा है। अगर बीजेपी बिहार में हारती तो सेंटर में सरकार गिर जाती, इसलिए बिहार में उन्होंने पूरे तरीके से वोट चोरी की है कि आज देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में है। पूरे का पूरा नेशनल मीडिया जो है वो इस वक्त कब्जे में है। वो पीएमओ से उनको जो लाइन जाती है शाम को, उस पर डिबेट होता है, वही चर्चा होती है, वही न्यूज़ चलती है। तो वो एक नैरेटिव परसेप्शन बनाने का नेशनल मीडिया काम कर रही है। अभी जनता को मूर्ख बनाते हैं। बेरोजगारी पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है। मंदिरों का शहर कहा जाता था जम्मू को, शराब की दुकानों का शहर बना दिया जम्मू। जगह जगह शराब की दुकानें खोल दी गई। आज़ाद साहब की मैं बहुत इज़्ज़त भी करता हूँ और मुझे बहुत दुख भी है कि इतने बड़े स्टेचर के लीडर थे, न मुल्क में बल्कि दुनिया में जिनको जाना जाता था, और उन्होंने इतनी बड़ी गलती की और आज जो है उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं रह गया। आज़ाद साहब का ज़िंदगी का वो स्ट्रगल भी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आज़ाद साहब जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचना आसान नहीं होता है। एक जनाब वैली के काम गाँव से उठ के जाना। आज ये भी अफवाहें चल रही है कि जो गुलाम नबी आज़ाद हैं उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार है, वो कोई हिट दे रही है कहीं पे, वो हो सकता है एलजी आए, कहीं गवर्नर आए। क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर के गवर्नर वो आ सकते हैं? देखिए मुझे तो लगता है, जिस तरह से खबरें गर्दिश कर रही देखिए तो मुझे लगता है तो उनको रिवार्ड मिलना भी चाहिए। बीजेपी ने अगर इस्तेमाल किया है तो उसको रिवार्ड भी मिलना चाहिए। अगर इस्तेमाल भी कर लिया, उनका इतना बड़ा पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर दिया, और उसके बाद अगर उनको कुछ रिवार्ड भी ना मिले तो ये तो मेरे खैर मुझे इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, पर मुझे पर्सनली ज़ाती तौर पे लगता है कि वो उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा होगा। जब से आज़ाद पार्टी से निकले उसके बाद कांग्रेस ने कोई इलेक्शन नहीं जीता, चाहे वो लोकसभा की बात की जाए या बिहार इलेक्शन की बात की जाए। क्या आपको लगता है कि आज़ाद के निकलने से पार्टी को नुकसान हुआ? जिस पे पार्टी ने इन्वेस्ट किया हो, जिसको पार्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रखा हो, वो एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति पार्टी से निकलता है तो ज़रूर जाहिर सी बात है, हम कहें कि नहीं होता है, जाहिर सी बात है पार्टी को नुकसान होता है। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से निकल के एक जमात बनाई डीपीएपी, लेकिन उसके बाद तमाम जितने भी नेता थे उन्होंने दोबारा वापस किया, कांग्रेस ज्वाइन किया और कहा कि हमें बहुत बड़ी गलती हुई। और हाल ही में जितने भी और सीनियर नेता बचे थे पार्टी में, उनने ज्वाइनिंग की, बहुत बड़ी ज्वाइनिंग जम्मू में हुई और वहाँ पे चौधरी शाहनवाज भी मौजूद थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं कि आज़ाद की पार्टी में जिस तरह एक तूफ़ान सा लाया था, एक हवा था कि बदलाव आएगा, एक जब आज़ाद निकले डीपीएपी से, और जब ज्वाइनिंग हुई तो तमाम जितने भी कांग्रेस के सीनियर नेता हैं उस पार्टी में गए। अब हाल ही में सारे जो नेता हैं वापस आ गए, एक अकेले आज़ाद बचे। किस तरह देखते हैं इसको आप? पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए ये टाइम बिंग कुछ पार्टीज़ बबल की तरह जो है वो फ्लोरिश होती है, बट जिस स्पीड से वो बनते हैं उसी स्पीड से वो बबल फट जाता है। तो उस वक्त एक कह लीजिए जज्बात या कुछ भी, एक वेव टाइम बिंग जो हुआ, तो सब लोग छोड़ के चले गए कांग्रेस पार्टी को, और उन सबको लगा कि शायद कांग्रेस के अलावा किसी जमात का मुस्तकबिल हो सकता है, डीपीएपी का मुस्तकबिल हो सकता है। लेकिन वक्त के साथ सबको इस बात का एहसास हुआ कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, और सारे तकरीबन इम्पॉर्टेंट लीडर्स जो थे 99% जो है वो सब डीपीएपी छोड़कर वापस कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। अभी हाल में ही आपने देखा कि जो एक्स मिनिस्टर जुगल किशोर जी, एक्स मिनिस्टर मजीद वानी साहब, एक्स एमएलसी सुभाष जी, वो सब भी ज्वाइन कर गए। और इस वक्त जो है ना पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी में, चाहे अक्रॉस द पार्टी लाइन, इंटरनली इस बात को सब महसूस कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को अगर बचाना है तो एक कांग्रेस पार्टी ही है जो जोड़ के रख सकती है। जम्मू कश्मीर के जिस तरह के पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं और जो जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर में नफ़रत के बीच बोकर डिवीजन किया गया, जम्मू और कश्मीर में आपस में खाई डालने की कोशिश की, उसको जोड़ने के लिए, जम्मू कश्मीर यूटी को रियासत बनाने के लिए और वापस जम्मू कश्मीर को ट्रैक पे डालने के लिए कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई ऑप्शन इस वक्त जम्मू कश्मीर में नहीं है। आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर के हालात, चाहे 371 हटाने के बाद 370 हटाने के बाद इतने सालों से ना तो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म हुआ, बल्कि अब तो और ज़्यादा ख़तरनाक जो है वो हादसे हो रहे हैं। ब्लेम किया जाता था 370 को, ये हटेगा तो सब नॉर्मल सी हो जाएगी, ऐसा हुआ नहीं है। फिर जम्मू कश्मीर के इकॉनमी को देख लो, जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट को देख लो, तो हालात और ज़्यादा बदतर हैं। फिर जम्मू रीजन की बात कर लीजिए जिसमें बीजेपी जो है
उसको अपना बेस्ट इंटरेस्ट समझती है। और वाकई जम्मू ने पिछली बार 29 विधायक दिए, जिनको मैंने पिछले दिनों भी कहा कि जम्मू के जयचंद हैं, 29 MLAs दिए। और आज जम्मू का ये हाल है कि जम्मू में सबसे ज़्यादा, और पूरे जम्मू कश्मीर में, बल्कि बेरोज़गारी पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में है। आप देख लीजिए, मंदिरों का शहर कहा जाता था जम्मू को, शराब की दुकानों का शहर बना दिया जम्मू, जगह जगह शराब की दुकानें खोल दी गई। टोल प्लाजा टैक्स के जल्द जगह जगह लगा दी गई। मतलब टैक्स टेरर का तो इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो वक्त भोगी हैं। फिर बिजली के किराए, पानी की, और ख़ास तौर पे जो स्मार्ट मीटर्स लगा दिए गए। मतलब किस तरह के हालात इस टाइम जम्मू कश्मीर के लोग फेस कर रहे हैं कि इस वक्त लोग महसूस कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो उनके हक़ की लड़ाई लड़ भी रही है और फ्यूचर में इस रियासत को बचा भी सकती है। लेकिन आप मुझे बताइए, जिस तरह से मुझे आज भी याद है कि जब आज़ाद साहब कांग्रेस में थे, आप पहले शख्स थे जिसने जम्मू में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, पुतले जलाए, जब वो कांग्रेस में थे। तो क्या आपको उस टाइम हाईकमांड से परमिशन मिली थी कि प्रोटेस्ट कीजिए इनके खिलाफ? आप उस टाइम उनके खिलाफ गए, उसके कुछ साल बाद उन्होंने कांग्रेस को अलविदा कहा। देखिए, नहीं, अब आज़ाद साहब की मैं बहुत इज़्ज़त भी करता हूँ और मुझे बहुत दुख भी है कि इतने बड़े स्टेचर के लीडर थे, न मुल्क में बल्कि दुनिया में, जिनको जाना जाता था। और उन्होंने इतनी बड़ी गलती की और आज जो है उनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं रह गया। लेकिन मैंने उस वक्त जो है वो अपने दिल की आवाज़ सुनी थी। कोई पार्टी हाईकमांड की ना तो डायरेक्शन थी, ना कोई बातचीत हुई थी। लेकिन मैं लगातार सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देख रहा था कि जब पार्टी हाईकमांड की तरफ कांग्रेस के खिलाफ एक साजिश हो रही थी और उस साजिश सीधा बीजेपी के हेडक्वार्टर से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से वो साजिश हो रही थी। तो मैं बड़ी देर से उसको स्मेल कर रहा था, क्योंकि नेशनल पॉलिटिक्स में अल्लाह ने मौका दिया, वहाँ पे भी एक्सपोजर है। तो मैं इन चीज़ों को समझ रहा था कि ये कांग्रेस पार्टी को अंदर रहकर पीठ पे छोरा घूमने का काम हो रहा है। इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि हमने भी अपना जो है अपनी जवानी का वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी को दिया है। इसलिए मैंने उस वक्त निकल के बाहर और प्रोटेस्ट कर दिया और अपना मुजाहरा करके मैंने रिजेंटमेंट शो की कि ये अगर आपको करना है तो आप ओपन करिए, पार्टी के अंदर रह के जो है ये को पार्टी को नुकसान करने वाली बात है। उस वक्त सब ने जो है वो बहुत रिएक्ट किया और कहा कि बहुत गलत, बुरा भला भी कहा मुझे। लेकिन बाद में फिर लोगों ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि मेरी बात जो है वो सच साबित हुई। थोड़े अरसे बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो गया और एक पार्टी बन गई और उसमें कांग्रेस के नुकसान करने की कोशिश की गई। तो इसलिए वो बात मेरी साबित हुई। किस तरह देखते हैं आज़ाद साहब, जो एक चुनाव वैली के दूर दराज इलाके से आते हैं, इतना बड़ा सियासी सफ़र और आज कहीं भी नहीं है, किस तरह देखते हैं इस सफ़र को इनके आप? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि मुझे बहुत दुख है। आज़ाद साहब का ज़िंदगी का वो स्ट्रगल भी है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर आज़ाद साहब जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचना आसान नहीं होता है। एक चुनाव वैली के काम गाँव से उठ के जाना और फिर देश में इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंचना। मैं आपको बताता चलूं कि 1980 में वो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे देश के। 84 में पहली बार वो एमपी बने। तो 1980 से लेके 2020-22 तक लगातार जो है वो पावर में रहे। जब कांग्रेस की सरकार नहीं भी थी, जब कांग्रेस का राज, तब भी वो जो लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा थे, तो उन्होंने लगातार पावर कॉरिडोर्स में रहे। तो आप सोचिए कि पार्टी ने कितना भरोसा किया, पार्टी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, पार्टी ने उनको कितना कुछ दिया। तो इस वक्त जब क्राइसिस में पार्टी थी, उस वक्त चाहिए था कि पार्टी के साथ खड़े हों, पार्टी के साथ अपने एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके पार्टी की मदद करें। लेकिन उस वक्त ये स्टेप लिया और इसमें साफ मुझे नहीं पता कि क्या मजबूरी रही होगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो इस बात के लिए जानते हो कि बीजेपी जो है वो एक्सप्लॉइट करने में माहिर है। अब क्या कमज़ोरी रही, किस वजह से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया, लेकिन उन्होंने आज़ाद साहब को इस्तेमाल किया और आज़ाद साहब को इस्तेमाल करके आज बिल्कुल जो है उनको साइड पे। लेकिन आज ये भी अफवाहें चल रही है कि जो गुलाम नबी आज़ाद हैं उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो मोदी सरकार है, वो कोई हिट दे रही, कहीं पे वो हो सकता है एलजी आए, कहीं गवर्नर आए। क्या आपको लगता है जम्मू कश्मीर के गवर्नर वो आ सकते हैं? देखिए, मुझे तो लगता है, जिस तरह से खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो मुझे लगता है तो उनको रिवार्ड मिलना भी चाहिए। बीजेपी ने अगर इस्तेमाल किया है तो उसको रिवार्ड भी मिलना चाहिए। अगर इस्तेमाल भी कर लिया, उनका इतना बड़ा पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म कर दिया और उसके बाद अगर उनको कुछ रिवार्ड भी ना मिले तो ये तो मैंने, खैर मुझे इस पर कमेंट नहीं करना चाहिए, पर मुझे पर्सनली ज़्यादा तौर पे लगता है कि वो
उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा होगा। लेकिन आज़ाद साहब ने अपना बहुत बड़ा एक मतलब एक लेगेसी, अपना नेशनल लेवल का स्टेचर, अपना पॉलिटिकल कैरियर, सब कुछ उन्होंने दाव पे लगाया। अब क्या मजबूरी रही होगी ये तो वही समझ सकते हैं। लेकिन मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पोस्ट ऐसे देखे जिसमें ये लगा था आज़ाद, हो सकता है आज़ाद के सपोर्टर होंगे, उन्होंने ये लिखा कि जब से आज़ाद पार्टी से निकले उसके बाद कांग्रेस ने कोई इलेक्शन नहीं जीता, चाहे वो लोकसभा की बात की जाए या बिहार इलेक्शन की बात की जाए। क्या आपको लगता है कि आज़ाद के निकलने से पार्टी को नुकसान हुआ? नहीं, देखिए मेरा ये मानना है कि कोई भी पॉलिटिकल परिवार में एक व्यक्ति जिसको पार्टी ने जिस पे पार्टी ने इन्वेस्ट किया हो, जिसको पार्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे रखा हो, वो एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति पार्टी से निकलता है तो ज़रूर जाहिर सी बात है, हम कहें कि नहीं होता है, जाहिर सी बात है पार्टी को नुकसान होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतना बड़ा समंदर है कि यहाँ किसी के जाने या आने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास है। रहा इलेक्शंस का सवाल, ऐसा नहीं है उनके जाने के बाद भी कई स्टेट्स ने इलेक्शन हम जीते हैं। लोकसभा पे भी लास्ट में हमारे 100 के करीब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स आए। लेकिन आपने बिहार का जिक्र किया या बाकी स्टेट्स का जिक्र किया, मैं ये बात बताना जो है बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि आज देश का जो लोकतंत्र है वो ख़तरे में है। देश के सारे इंस्टीट्यूशंस, ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से जो है वो मोदी जी के, बीजेपी के जेब में है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। क्योंकि गणेश कुमार की जब अपॉइंटमेंट की चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अमेंडमेंट करके बाहर निकाला गया उस पैनल से, ताकि अपने मर्जी का आदमी लगाया जा सके जिसको वो मिसयूज़ कर सके। तो पूरा इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके वोट चोरी का काम पूरे देश में हो रहा है। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, इसके तथ्य, इसके प्रमाण, इसके सबूत, इसके प्रूफ खुद जो है हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश के समक्ष रखे, देश के सामने रखे। और हरियाणा को लेके, महाराष्ट्र के रखे, कर्नाटका का, लेकिन ख़ास तौर पे हरियाणा की मैं बात करूँगा। हरियाणा में 22 लाख वोटों की चोरी हुई। और आप हैरान होंगे, आज आपको लोग सुन रहे होंगे, मैं हैरान हूँ कि इस लोकतंत्र में जो रहने वाले नागरिक हैं वो इस पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे। और अगर इस पे सवाल नहीं उठाएंगे तो कल उनके पर्सनल, हर व्यक्ति के पर्सनल लाइफ पे, डिग्निटी पे किसी दिन भी अटैक हो सकता है। क्योंकि आप सोचिए कि मैं एक ही मिसाल सिर्फ दूंगा कि एक ब्राज़ीलियन मॉडल जिसका फ़ोटो इस्तेमाल करके उसके नाम से 22 वोट बनते हैं, कोई स्वीटी, कोई रामा, अलग अलग नामों से, और वो 22 वोट पोल होते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, ये कितना बड़ा मजाक है देश की डेमोक्रेसी। ये हमारे देश के प्रत्येक नागरिक के साथ धोखा है, उनके साथ खिलवाड़ है, लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। तो ये जब साबित हो गया कि वोट चोरी ये कर रहे हैं तो देश के लोगों को खड़ा होना होगा इसके खिलाफ। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई कैसे होगी? चोर के हाथ में ही जब जो है वो हुकूमत है तो चोरी कैसे पकड़ी जाएगी? अगर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, इम्पार्शियल इंक्वायरी की जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाई जाए, उसमें सारी पार्टीज़ के लोग रखे जाएं, इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट के जिसको रखा जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप सोचिए, जब ये सारा चिट्ठा निकला तो इलेक्शन वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी जानकारियां छुपा दी जो आप देख भी नहीं सकते हैं। तो बिहार का मैं आपको बताऊं, मैं बिहार इलेक्शन में था, मैं हैरान हूं, मैं शॉक्ड हूं। मैं इलेक्शन के रिजल्ट के बाद 2 दिन में सो नहीं सका, इसलिए क्योंकि जिस इलाके में मैं था, जिन सीमांचल में, जिनके पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये सारे जो पूर्णिया, इन सब जो डिस्ट्रिक्ट्स में मैं खुद घूमा हूँ। और हमारी टीम ने हर एक शख्स से फीडबैक लिया चलते हुए, हर पूरा वेव एक तरफा जो है वो महागठबंधन के लिए कांग्रेस के साथ थी। एक कंस्टिट्यूंसी में जहां मैंने प्रोग्राम करवाया, 1 लाख से ज़्यादा बगैर रिसोर्सेज दिए हुए, बगैर मोबिलाइजेशन का अरेंजमेंट किए हुए 1 लाख की भीड़ राहुल जी को सुनने आई। मैं कैसे यकीन कर लूँ कि वहाँ जो है वहाँ वो सीटें जो है भाजपा जीतती है, जेडीयू जीतती है। साफ तौर पे वोट चोरी हुई है और काफ़ी सारे प्रमाण आप पिछले दिनों से प्रूफ जो है वो सामने रखे, अलग अलग तरीके की वोट चोरी हुई है। और देखिए आप कितना बड़ा ब्लंडर है कि इलेक्शन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद इलेक्शन के दौरान 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को पैसा ट्रांसफ़र किया गया पूरे बिहार में। बताइए ये कितनी बड़ी चोरी है, कितना बड़ा डाका है। लेकिन क्योंकि उन्हीं के हाथ में वो काबिज़ है, इलेक्शन कमीशन उनके कंट्रोल में है, वो मिलकर चोरी कर रहे हैं, तो
देश, लेकिन आपको देश को, क्या- लेकिन मैं आपको ये दावे से कहता हूँ, हमारे नेता राहुल गांधी जी का भी मानना, उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा है कि ये वो दिन दूर नहीं जब ये एक्सपोज होंगे, ये इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, जब जनता के सामने आएगी। अभी जनता को मूर्ख बनाते हैं ये। देखिए 200 अभी कैसे मूर्ख बनाते हैं ये, मीडिया इनके कंट्रोल में है, क्योंकि आपको लोग आज सुन रहे हैं। मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने चाह रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि सारे लोग इसको जो है वो शेयर भी करें और इसको गौर से इस बात को समझें कि क्या मॉडल ऑपरेंडी इनका। मीडिया जो है, नेशनल मीडिया, गोदी मीडिया, जिनको सब खरीद के रखा है। एक NDTV था, याद था आपको कि रवीश कुमार जी जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल चलते थे। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के साथ चलते थे। जब UPA की सरकार थी तो सबसे ज़्यादा कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे। अब वो इस सरकार के खिलाफ बोलते थे, लेकिन उसका शेयर भी अडानी ने खरीद कर NDTV को कब्जे में किया और रवीश कुमार को उठा के बाहर फेंका। पूरे का पूरा नेशनल मीडिया जो है वो इस वक्त कब्जे में है। वो PMO से उनको जो लाइन जाती है शाम को, उस पर डिबेट होता है, वही चर्चा होती है, वही न्यूज़ चलती है। तो वो एक नैरेटिव परसेप्शन बनाने का नेशनल मीडिया काम कर रही है। फिर कैसे बनाते हैं? 272 रिटायर्ड कुछ अफसरों के और ब्यूरोक्रेट्स के, जजेस के सिग्नेचर करा के, और वो एक चिट्ठी लिख दी कि राहुल जी के जो वोट चोरी का इल्ज़ाम है इसके खिलाफ हम ये चिट्ठी लिखते हैं। उसको नैरेटिव बना दिया मीडिया ने कि 272 लोगों ने जो है वो लिख के दिया। उन 272 लोगों में मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बनाना चाहता हूं कि मैक्सिमम लोग वो हैं जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद BJP ज्वाइन की है। उसके बाद आधे से ज़्यादा लोग वो हैं जिन पे करप्शन के चार्जेस हैं, ड्यूरिंग सर्विस जब टॉप पोजीशंस पे रहे उन पे करप्शन के चार्जेस हैं। वो सारा रिकॉर्ड है, हमने कांग्रेस ने उसको रिलीज़ भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ 5 करोड़ मुल्क के वासियों ने, 5 करोड़ नागरिकों ने सिग्नेचर किए हैं इसके खिलाफ कि हाँ वोट चोरी हो रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो 5 करोड़ सिग्नेचर जो पूरे देश से लोगों ने किए हैं, उस 5 करोड़ व्यक्तियों की कोई वैल्यू नहीं है, उनका कोई नैरेटिव नहीं, उसका कोई परसेप्शन नहीं, उसको मीडिया नहीं दिखा रही है। एक तरफ 5 करोड़ लोगों के सिग्नेचर शुरुआती दौर में, आगे तो पता नहीं कितने लोग करेंगे, शुरुआती दौर में ही मूवमेंट की, और दूसरी तरफ 272 टेंटेड लोग BJP के ज्वाइन किए हुए लोगों का सिग्नेचर का नैरेटिव चला रहे हैं कि ये राहुल गांधी गलत कह रहे हैं। अगर गलत कह रहे हैं तो साबित करें, हमने हवा में तो बात की नहीं है। सारे का सारा प्रमाण प्रूफ जो है वो इतने डिटेल जो है वो सारी टेबल पे रख के मीडिया के सामने जो है वो इस देश को बताया है कि ये वोट चोरी हो रही है। तो देखिए ये कांग्रेस पार्टी का सवाल नहीं है, ये राहुल गांधी का सवाल नहीं है, ये इस देश को बचाने का सवाल है, देश के लोकतंत्र को, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का सवाल। और मैं ये कह देना चाहता हूँ, ये डिविसिव पॉलिटिक्स करके हिंदू मुस्लिम को बांट कर जो ये राजनीति देश को कर रहे हैं, इसमें हिंदू खतरे में नहीं है, ना ही मुसलमान खतरे में, देश खतरे में है। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि जब इनके साथ ये जो एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप पावर है, इससे कोई नहीं बचेगा। कल इससे कोई हिंदू भी नहीं बचेगा, वो भी इसके जो है उसमें लेकिन अटैक पे आएगा। लेकिन बिहार इलेक्शन जीतने के बाद जब भाजपा जीती, मेजॉरिटी में जीती, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि अगर भाजपा जीती भी है तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट मिलेगा, कांग्रेस या इंडिया अलायंस के जो लोग हैं उनको अच्छा मैंडेट मिल सकता है, क्योंकि अलायंस बहुत अच्छा काम कर रही थी वहाँ पे। अब जब भाजपा जीती, क्या आपको लगता है कि जो 2029 के इलेक्शन होंगे आप जीत सकते हैं, तब आप ये आपके अपना वो गोल अचीव कर सकते हैं? देखिए BJP जो है वो एफर्ट ही नहीं कर सकती थी बिहार इलेक्शन हारना। अगर BJP बिहार में हारती तो सेंटर में सरकार गिर जाती, इसलिए बिहार में उन्होंने पूरे तरीके से वोट चोरी की है। और एक और भी 69 लाख वोट्स जो हैं वो इन्होंने SIR सर के थ्रू डिलीट करिए। वो वोट जो बिल्कुल एंटी BJP वोट था, उस 69 लाख वोट्स को इन्होंने जो है वो डिलीट भी करवाया। तो मैं अभी पूरी विस्तार बताऊंगा तो लंबा समय चाहिए कि किस किस तरीके से, मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई किस किस तरीके से इन्होंने चोरी वहाँ पे वोट की है, किस तरीके से डाका डाला है। लेकिन जो आपने 2029 की बात की, इसको अभी समय है। मुझे लगता है कि तब तक इनको देश की जनता मौका नहीं देगी। देश की जनता देख रही है, जिस दिन एक्सपोज हो गई देश की जनता जब सड़कों पर आएगी, इनको मजबूर करेगी और ये एक्सपोज होंगे, और मुझे लगता है कि सरकार बदलेगी और ये सारे आप देखोगे ये सब लोग जेल में जाएंगे। लेकिन अब ये भी खबरें आ रही हैं कि इंडिया अलायंस जो है अब फिलहाल के तौर पे अलायंस के थ्रू कोई भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे, जिससे खबरें चल रही थी कि बंगाल में इलेक्शन होने वाले हैं, वो कांग्रेस अकेली लड़ेगी और जहाँ भी इलेक्शन होंगे। क्या आप सही खबर है? नहीं, देखिए अभी उस पर लीडरशिप डिसाइड करेगी। हमारा इंडिया अलायंस गठबंधन बरकरार है। इंडिया अलायंस के सारे साथियों के साथ हमारी जो कांग्रेस की लीडरशिप है उनकी बातचीत जारी रहेगी, और एक बड़े काज के लिए, देश को बचाने के लिए
जो भी हमारी लीडरशिप को करना पड़ा वो करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त वो आवाज़ बन चुके हैं देश की, जो देश को बचाने के लिए, इस देश के गरीब लोगों को बचाने के लिए, पिछड़ों को, एससी को, एसटी को, माइनॉरिटी को, दलित को, ओबीसी को, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं जिनको ये सरकार क्रश करना चाहती है, और सबसे बड़ी बात जो गरीब लोग हैं उनको बचाने के लिए राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ेंगे, और हमें यकीन है कि इंशाल्लाह उसमें जीतेंगे, क्योंकि ये अडानी अंबानी की सरकार है। बड़े लोगों के लाखों करोड़ों अरब रुपए माफ़ कर दिए गए, लेकिन गरीब लोगों के लिए तो सरकार ने कुछ किया नहीं। तो इसलिए, और उसका असर, इस सरकार का असर सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर पे, मैं जम्मू कश्मीर पे भी आना चाहूँगा कि इस सरकार का असर जम्मू कश्मीर पे सबसे पड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड छीन लिया। आज यूटी में किस तरह के हालात हैं वो आपके सामने हैं, और जम्मू कश्मीर की मूवमेंट भी, रियासत को बहाली के लिए मूवमेंट भी इस वक्त सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है। आपको कोई सड़कों पर और पार्टी नहीं दिखी होगी। हमारी रियासत हमारी हक का स्लोगन के साथ हमारे रियासत के सदर तारक हमीद करा साहब की क़यादत में पूरे जम्मू कश्मीर में आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट से लेके, जम्मू से लेके, श्रीनगर से लेके जेलों में जाने का काम किया, लाठियां खाने का काम किया, और फिर यहाँ तक कि दिल्ली संसद घेराव तक का भी काम किया। वहाँ तक भी दिल्ली की जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट तक भी जो है वो हम लड़ाई लड़ते हुए पहुँचे, चाहे असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट हो, वहाँ पे भी कांग्रेस पार्टी जो है वो स्टेटहुड की लड़ाई लड़ रही है। अब हमने हर घर जो है दस्तक देने का काम किया है, और ये मूवमेंट जो है हमारी और अग्रेसिव होगी आने वाले दिनों में, और जब तक स्टेटहुड नहीं मिलती तब तक कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों के हक की लड़ाई लड़ेगी। एक आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर टाइम्स जो अखबार है उस पर कल SIA की रेड हुई, उसके बाद कई वहाँ पे दस्तावेज़ मिले, क्या कह रहे हैं कि 3 ग्रेनेड के पिन्स मिले, उसके बाद AK-47 के कार्ट्रिजेस मिले, पिस्टल के राउंड्स मिले। किस तरह देखते हैं इसको आप? देखिए, इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैं इस पर कमिट करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कश्मीर टाइम्स जो है वो सरकार के ख़िलाफ़ लिखता था, सरकार के ख़िलाफ़ का नैरेटिव देता था, और इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो कश्मीर टाइम अखबार को पढ़ते थे। तो इस बात को भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ये सरकार जो है ये बदला की भावना रखती है, और जो मीडिया हाउस भी आज तक जिसने सरकार के ख़िलाफ़ लिखा उसको टारगेट किया है। तो इसलिए शक के दायरे में है कि क्या वजह है, क्योंकि मैंने कुछ स्टेटमेंट सुना कल, किसी एक पार्टी के पॉलिटिकल लीडर ने स्टेटमेंट दिया कि मैं सुन रहा था कि 4 साल से जो है ये जो अखबार का ऑपरेशन बंद थे, ऑनलाइन ही होता था, वहाँ ऑफिस बंद थे। तो ये चीज़ें सवालिया निशान खड़ी करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है प्लांटेड है। फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मैं तो मांग करता हूँ कि हाई कोर्ट की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर तो कल्प्रिट हैं, अगर वाकई सच है, तो जो धारी है उसको वो सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। हम उसको बिल्कुल जो है कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, लेकिन कहीं अगर जिस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं अगर ऐसा है तो वो फिर इंसाफ जो है वो जस्टिस होना चाहिए, ये हमारी मांग है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ शाहनवाज चौधरी बातचीत करने के लिए थे, जो कांग्रेस के सीनियर नेता हैं, और बिहार में जब इलेक्शन हुए लगातार बिहार में बने रहे, बिहार की बातचीत की। आज़ाद की पार्टी ने किस तरह से जम्मू कश्मीर में ये कहा था कि पार्टी जम्मू कश्मीर के हालात बदलेगी। कांग्रेस के सीनियर नेता ने पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद तमाम नेता कांग्रेस में घर वापसी की, दोबारा कांग्रेस ज्वाइन किया। अब आज़ाद अकेले पार्टी में बचे, और किस तरह से उनका करियर ख़त्म हो गया इस पॉलिटिक्स में। अब ये अफवाहें चल रही हैं कि आज़ाद को कोई बड़ा रोल दिया जाएगा, लेकिन इस पर कहीं पे भी किसी ने बोला नहीं है, बस सिर्फ र्यूमर्स चल रही हैं, स्पेकुलेशन चल रही हैं। लेकिन आगे आने वाला समय बताएगा कि आज़ाद को कोई बड़ा रोल मिलेगा या नहीं। लेकिन फ़िलहाल आज़ाद के जो लॉयलिस्ट थे, जो उनके साथ थे, उनने कांग्रेस दोबारा ज्वाइन की, और अब देखने वाला ये वक्त बताएगा किस तरह कांग्रेस जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान में बढ़ सकती है, कामयाब हो सकती है।